हेलो एवरीवन, दिस इज एफ के मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज इंजीनियर फरमान खान। जब भी हम कोई एयर कंडीशनर ले लेते हैं या रेफ्रिजरेटर ले लेते हैं तो हम दो चीज़ों को देखते हैं कि भाई इस रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर ने मुझे कूलिंग कितना देना है और ये मुझसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना करेगा। ठीक है, ये दो चीज़ों को हम और देख लेते हैं। तो आज की वीडियो इन्हीं चीज़ों पर मुनहसर है और इन्हीं चीज़ों के मुताल्लिक है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है COP जिसको हम बोलते हैं वो क्या होती है। COP बेसिकली क्या है, हमारे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के साथ इसका क्या ताल्लुक है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्टली समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा डिटेल वीडियो दूंगा। वो वीडियो होगा कि हम अपने आप को किस तरह अपना जो यूनिट है, अपना जो सिस्टम है वो मोर इफिशिएंट बना सकते हैं। उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारा साइकिल जो है वो मोर इफिशिएंट होगा, यानी हमारे फायदे के लिए हमारा फायदा उसमें बढ़ जाए। ठीक है, तो ये इस स्लाइड में मैंने सिर्फ आपको COP थोड़ी सी समझानी है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको कूलिंग इफेक्ट समझाना है कि कूलिंग इफेक्ट क्या होता है। हल्का फुल्का इसकी जो यूनिट्स है वो भी आपको मैंने समझाने हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट समझाना है कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है जब हम सर्दियों के मौसम में अपने एयर कंडीशनर को हीटिंग मोड पे चलाते हैं, वो क्या होता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को समझाऊंगा कि कंप्रेसर इनपुट पावर क्या है। कंप्रेसर का जब आपने बहुत सारे एयर कंडीशनर पे देखा होगा कि फलाना एयर कंडीशनर जो है ये 1700 वाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, फलाना एयर कंडीशनर जो है ये 1200 वाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो बेसिकली कंप्रेसर के इनपुट का मतलब क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझाना है। बट इससे पहले अबाउट मी, माय नेम इज इंजीनियर फरमान खान, आई एम लेक्चरर HVAC। आप मुझे YouTube, Facebook और WhatsApp तीनों प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की जो लिंक्स है वो मैंने अपने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ से लिंक को क्लिक करके तीनों प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा मैकेनिक है या स्टूडेंट है जो कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इस WhatsApp पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि COP होती क्या है। COP जो है ये एक यूनिटलेस टर्म है हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में, और ये डिफाइन करता है किसी यूनिट का, किसी सिस्टम का, कि इसका डिजायर्ड आउटपुट क्या होगा और उस डिजायर्ड आउटपुट को हासिल करने के लिए आपको क्या चीज़ पे करना पड़ता है, क्या चीज़ आपको उसको देना पड़ता है। COP हमारे रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनर के फील्ड में जो हम AC चलाते हैं या रेफ्रिजरेटर चलाते हैं उसमें हमारे पास जो डिजायर्ड आउटपुट होता है वो कूलिंग इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट होता है। या तो हम किसी यूनिट से कूलिंग करते हैं या फिर किसी यूनिट से हम हीटिंग करते हैं, और इस हीटिंग और कूलिंग को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए हम उस यूनिट को कुछ इनपुट देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में किस तरह ताल्लुक होता है, ये कितना गहरा ताल्लुक होना चाहिए दोनों के दरमियान में, ये थोड़ा सा आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इंजीनियरिंग के अंदर जो इंजीनियरिंग का फील्ड है इसके अंदर पावर की एक बहुत बड़ी अहमियत है, जिसको हम कहते हैं अपने उर्दू लैंग्वेज में ताकत। पावर देखिए एक इंसान का हो सकता है, पावर एक मशीन का हो सकता है, पावर एक मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर का हो सकता है, पावर किसी यूँ समझिए कि स्टीम टरबाइन का हो सकता है। अब इनके डिफरेंट यूनिट्स भी हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे मशीन जो कि थर्मल एनर्जी आपको देती है उसका पावर आप BTU पर आवर में डिफाइन करते हैं, आप कैलकुलेट भी करते हैं उसको। मिसाल के तौर पर हमारा एयर कंडीशनर आप ले लें, हमारा एयर कंडीशनर हमें थर्मल एनर्जी या तो रूम के अंदर देता है या हमारे रूम के अंदर से थर्मल एनर्जी बाहर निकालता है। तो इसको हम BTU पर आवर में कैलकुलेट करते हैं, यानी कितनी BTU का हीट कोई मशीन एक रूम के अंदर से या एक स्पेस के अंदर से निकाल सकने की सलाहियत रखेगा, या कितने BTU का हीट पर आवर में किसी बाहर के स्पेस से अंदर के स्पेस में ऐड करने के लिए कोई मशीन सलाहियत रखता है। ठीक है, यही पावर आपके पास वाट में हो सकता है। एक मशीन है वो आपके पास वो काम कर रहा है तो वो कितने वाट का काम कर रहा है, कितने वाट का पावर उसके लिए कंज्यूम कर रहा है, ये हम जो है ना कैलकुलेट करते हैं वाट में। यही एक मशीन का, मैकेनिकल मशीन है, कोई लेथ मशीन है, कोई और मशीन है, वो आपको कोई काम करके देता है फिजिकली, तो वो कितना काम कर रहा है उस पावर को कैलकुलेट करने के लिए हम फिर जूल पर सेकंड का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। इनका मैं आपको सिंपली बताता चलूँ कि इनका एग्जांपल ऐसा है, जैसे मिसाल के तौर पर हम डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेवल करते हैं।
अब अमेरिका में आप जाते हैं तो वहाँ पे आप जो बाइंग और परचेजिंग करते हैं और सेल करते हैं चीज़ों को, बिजनेस करते हैं, वो आप डॉलर में करते हैं। फिर आप जब अमेरिका से जाते हैं सऊदी अरेबिया में तो वहाँ पे आपको रियाल यूज़ करना पड़ता है। अब रियाल और जो डॉलर है इनमें काफ़ी डिफरेंस है, इनके जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर आपको जो एक अमेरिकी डॉलर है वो आपको हो सकते हैं सऊदीया में 5 रियाल का मिल जाए या 6 रियाल का मिल जाए। वही डॉलर आपको जब पाकिस्तान मिलेगा तो वो हो सकते 300 रुपये का मिल जाए। तो यानी डॉलर एक अलग करेंसी है, रियाल एक अलग करेंसी है, रुपया एक अलग करेंसी है, लेकिन ये तीनों जगहों पर मुख्तलिफ नोयत की जगहों पर वहाँ पे ये मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल होते हैं, होते इक्विवेलेंट ही है। अगर मिसाल के तौर पर टैक्स का निज़ाम आप हटा लें दरमियान में से, तो एक डॉलर अगर 300 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है फ़र्ज कर लें, तो इसका मतलब कि आपको अगर अमेरिका के अंदर कोई एक चीज़ लेनी पड़ती है जिसका प्राइस है $1, वही सेम चीज़ आपको पाकिस्तान में यहाँ पे 300 रुपये का मिलेगा। तो इसका मतलब $1 और 300 रुपया चूंकि दोनों सेम है तो आप इसको एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर फ़र्ज़ कर ले हमारे पास कोई एक थर्मल मशीन है, थर्मल एनर्जी को रिमूव करने के लिए या थर्मल एनर्जी को ऐड करने के लिए, तो वो मशीन अगर फ़र्ज़ करें उसकी पावर है 1 BTU पर आवर, तो ये वाटेज में बराबर होगा 0.293 वाट और 0.293 जूल पर सेकेंड। ठीक है। दूसरा एक मशीन है जिसका पावर है थर्मल पावर और 3.4 BTU पर आवर, एक घंटे में 3.4 BTU का आपको हीट या तो दे रहा है या आपके सिस्टम से हीट रिमूव कर रहा है, तो वो वाट में तकरीबन 1 वाट के बराबर होगा और 1 जूल पर सेकंड के बराबर होगा। अगर आपके पास एक ऐसा मशीन है जैसे मिसाल के तौर पर हमारे रूम के अंदर एयर कंडीशनर लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटी है यानी पावर है 12,000 BTU पर आवर, एक घंटे के अंदर 12,000 BTU का हरारत या तो आपके रूम से बाहर खारिज कर रहा है या बाहर से अंदर की तरफ लेके आ रहा है। तो ये अगर आप वाट में देखेंगे तो वाट में ये 3,515 वाट या इसको हम शॉर्टली लिख सकते हैं 3.5 किलोवाट। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी एयर कंडीशनर के कवर के ऊपर डेटा शीट लिखा हुआ है और उस डेटा शीट पे आपको 12,000 BTU तो नहीं मिल रहे हैं लेकिन आपको वहाँ पे मिल रहा है 3.5 किलोवाट, तो आपने समझना है कि ये एयर कंडीशनर 1 टन की कैपेसिटी वाला ही है। ठीक है। अच्छा, ये बराबर होगा आगे 3,515 जूल पर सेकेंड। फिर उसके बाद अगर आपका यूनिट की कैपेसिटी बढ़ जाती है 18,000 BTU पर आवर तक, अगर कोई एक ऐसी है जो कि 18,000 BTU पर आवर की कैपेसिटी रखता है, पावर रखता है, तो ये 5,272 वाट के बराबर होगा, जिसको हम शॉर्टली लिखते हैं 5.27 किलोवाट। ठीक है। तो 5.2 किलोवाट अगर किसी एयर कंडीशनर के कवर पर डेटा शीट में लिखे हुए हैं तो इसका मतलब कि ये एयर कंडीशनर का जो यूनिट है ये 1.5 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इसकी कैपेसिटी है। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो ये पावर के यूनिट्स है ना ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक साइकिल है जो कि मैंने आपको दिखाया हुआ है। COP का मतलब क्या है? इस साइकिल के मुताबिक COP का मतलब यह है कि जो यहाँ एवापोरेटर में हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है उसका ये आउटपुट लेने के लिए हमें कितना इनपुट यहाँ पे देना पड़ेगा, इस आउटपुट लेने के लिए हमें कितना इनपुट यहाँ पे देना पड़ेगा। इसीलिए हर एक एयर कंडीशनर साइकिल या रेफ्रिजरेटर साइकिल में आपको प्रॉपर तरीके से कंप्रेसर को सिलेक्ट करना पड़ता है। यानी आप ना तो कंप्रेसर को छोटा लगा सकते ना वहाँ पे आप कंप्रेसर को बड़ा लगा सकते, क्योंकि अगर आप कंप्रेसर को छोटा या बड़ा लगाते हैं तो आपकी COP खराब हो जाएगी। ठीक है। COP असल में क्या है वो मैं आगे आप लोगों को मजीद समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर नॉर्मली कूलिंग वाला सिस्टम ही हो रहा है। कूलिंग कॉइल इसका टेम्परेचर डाउन है, रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है तो रूम से हीट कॉइल की तरफ जा रहा है। यहाँ पर कंडेंसर है, कंडेंसर की कॉइल के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर एम्बिएंट में कम है, तो अंदर से बाहर की तरफ हीट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर स्पेस से कॉइल के अंदर हीट फ्लो हो रहा है, फिर ये कॉइल के अंदर से ट्यूब हीट को लाके जब इधर इस कॉइल के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अंदर के टेम्परेचर को फिर बाहर के टेम्परेचर के लिए हीट को खारिज करना पड़ता है। सो एक सिंपल साइकिल है जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया हुआ है। आगे चलते हैं और हम इस कूलिंग इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट को अलग अलग देखते हैं, फिर उसके बाद कंप्रेसर इनपुट को भी अलग से देखते हैं। देखिए, आपके पास जो एयर कंडीशनर है जिसको हम कूलिंग मोड पे चलाते हैं,
उसके कूलिंग इफेक्ट से क्या मतलब है। देखिए कूलिंग इफेक्ट का मतलब है द टर्म कूलिंग इफेक्ट रेफर्स एज द लेक ऑफ हीट इन अ सब्सटेंस सिस्टम आर स्पेस। किसी खास जगह में, किसी सिस्टम में, किसी सब्सटेंस में अगर हीट की कमी पैदा होगी तो उसको हम ऑटोमेटिकली फिर कूलिंग इफेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बर्तन के अंदर वाटर है, अब उस वाटर के अंदर अगर हीट की मिकदार कम है तो इसका मतलब वो कूल हुआ, वो मतलब ठंडा हो गया वो पानी। तो कूलिंग जो है ये एक कोई अलग टर्म नहीं है, ये हीट का हीट टाइप है। लेकिन जहाँ पे अगर किसी जगह पर हीट की कमी हो जाए तो उसको हम फिर ऑटोमेटिकली कूल कहते हैं कि ये जगह ठंडा है या ये स्पेस ठंडा है या ये सिस्टम जो ये ठंडा है। ठीक है, इट इज़ हैपन्ड ड्यू टू रिडक्शन इन टेम्परेचर। ये कैसे वाक़ होता है, जब किसी जगह में टेम्परेचर में कमी हो जाए तो ये कूलिंग इफेक्ट वहाँ पे पैदा होगा। इसको हम BTUs में, इसकी इकाई BTU हो सकती है, इसकी इकाई वाट हो सकती है, इसकी इकाई किलो वाट हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने रूम के अंदर जब AC इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो कूलिंग इफेक्ट है वो हमारे पास थर्मल एनर्जी की सूरत में हो सकते हैं, जिसको हम BTU पर आवर बोल सकते हैं। और 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का जो यूनिट है एयर कंडीशनर वो 12,000 BTU पर आवर के बराबर है। और यही पावर अगर हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 3.5 किलोवाट का पावर हमारे पास बराबर होता है 1 टन ऑफ एयर कंडीशनर यूनिट का। ठीक है, सो ये थर्मल एनर्जी की यूनिट है जो कि हम कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब ये नहीं कि हमने इसको टोटली इलेक्ट्रिकल में ही तब्दील कर दिया। सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है हम उसको इस यूनिट को हम उसमें कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वाट एक कॉमन इकाई है। जो हमारे पास पावर है ना इंजीनियरिंग फील्ड में, उसका जो कॉमन इकाई है ना वो वाट है या किलोवाट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हीट फ्लो होने के लिए शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, हीट क्यों फ्लो होता है, कहाँ से फ्लो होगा, किस तरीके से फ्लो होगा। देखिए फर्ज कर लीजिए एक ट्यूब है आपके पास, या आप कंडेंसर का ट्यूब मान लें या आप इसको इवापोरेटर का ट्यूब मान लें। अगर फर्ज कर लिया हमारे पास इवापोरेटर का ट्यूब है यानी इस कॉइल का ट्यूब है, तो इसका मतलब कि अंदर का टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग में जो इसके ट्यूब के आसपास का हिस्सा है जो कि जिसको हम रूम बोलते हैं, रूम का स्पेस बोलते हैं, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ऑटोमेटिकली जो बाहर सराउंडिंग से हीट है वो अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि हीट तो नेचुरली फिनोमिना में हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है। तो अब इन केस में जो रूम का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, जो कॉइल के अंदर का टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। तो बाहर से अंदर की तरफ हीट फ्लो होगा, यानी रूम के स्पेस से कॉइल की तरफ हीट फ्लो होगा। ठीक है, अगर मान लें कि ये कंडेंसर का ट्यूब है, ये ट्यूब, तो इसका मतलब कि कंडेंसर के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, 68 डिग्री सेल्सियस है, और एम्बिएंट में 35 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे मामला उल्टा होगा। मामला उल्टा कैसे होगा कि अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से अंदर से हीट जो है वो फ्लो होगा बाहर की तरफ। यानी कंडेंसर में यही अमल होता है कि कॉइल के अंदर के रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये हीट को रिजेक्ट करता है एम्बिएंट में। ठीक है, ये नेचुरल फिनोमिना है। नेचर के अंदर इसी तरह ही होता है, जब भी आप कोई दो चीज़ें आपस में कंटेक्ट में लाते हैं तो जो गर्म चीज़ होगा वो अपना हीट मुंतकिल करेगा ठंडे चीज़ में। ये नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, अच्छा अगेंस्ट द नेचर हम कब जाते हैं? अगेंस्ट द नेचर हम तब जाते हैं जब हम किसी जगह में एयर कंडीशनिंग करने के लिए किसी मखसूस जगह के अंदर हम कूलिंग इफेक्ट पैदा करते हैं या हीटिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर इस साइकिल के अंदर आप देख लें, इधर इस रूम के अंदर ऑलरेडी 1 घंटे तक एयर कंडीशनर चला है, जिसकी वजह से लोअर टेम्परेचर मेंटेन हुआ है। यहाँ पर लोअर टेम्परेचर मेंटेन हुआ है, लेकिन चूंकि हम कंप्रेसर का वर्क कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे वर्क हो रहा है, तो इस वर्क के नतीजे में चाहे इस रूम के अंदर टेम्परेचर कम है, फिर भी हम लगातार मुसलसल यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करके ट्यूब के जरिए से लाके इस हायर टेम्परेचर में छोड़ देते हैं। यहाँ से जो कम टेम्परेचर वाला जगह है, इससे हम मज़ीद हीट एब्जॉर्ब करते रहते हैं और ट्यूब के ज़रिए से इस हीट को लाके हम हायर टेम्परेचर की तरफ इसको लेके जाते हैं। ये देखिए अगेंस्ट द नेचर वर्क है। अगेंस्ट द नेचर वर्क मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर ऑलरेडी लोअर टेम्परेचर मेंटेन है, लेकिन फिर भी हम मुसलसल यहाँ से हीट को खींच रहे हैं और
जो हीटिंग कॉयल है, कंडेंसर है हमारा, उसके जरिए से हम बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। तो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होता नहीं है, सिर्फ उस वक्त ही होगा जब हम किसी जगह पर सिस्टम में एक्सटर्नल वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये तो कूलिंग इफेक्ट की बात हो गई। हीटिंग इफेक्ट क्या है? हीटिंग इफेक्ट, द हीटिंग इफेक्ट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ सिस्टम जनरेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन इंडोर स्पेस ड्यूरिंग द हीटिंग मोड ऑफ ऑपरेशन। देखिए, आसान अल्फाज में आपको बताता चलूँ कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। किसी भी रूम के अंदर, किसी भी स्पेस के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर जब हम कोई ऐसा डिवाइस लगाते हैं जो कि अपने आप से थर्मल एनर्जी जनरेट करें। मिसाल के तौर पर आप अपने रूम के अंदर एक इलेक्ट्रिकल राड लगा देते हैं, जो थर्मल राड है, ठीक है ना, जिससे हम हीट ले लेते हैं। अब थर्मल राड का फायदा क्या होता है? थर्मल राड का फायदा होता है कि उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से वो हमारे लिए हीट प्रोड्यूस करता है। अब वो हीट क्या करेगा? वो इस रूम के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। तो हीट को जनरेट करना या किसी सिस्टम के थ्रू जो है ना, बाहर से हीट को अंदर की तरफ खींचना, जिससे कि इस स्पेस का या इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाए, इसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, इसके भी जो यूनिट्स है वो वही है, BTU पर आवर है या वाट है या किलोवाट हो सकते हैं। 12,000 BTU पर आवर का हीट अगर हम बाहर से अंदर की तरफ लेके आते हैं 1 घंटे में, तो इसका मतलब कि हम 1 टन ऑफ एयर कंडीशनर यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, या ये 3.5 किलोवाट भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा साइकिल चेंज हो जाता है। साइकिल किस तरह चेंज हो जाता है? जो हमारे एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर के अंदर फिर हम क्या कर लेते हैं कि इसके लिए एक 4-वे सोलेनॉइड वाल्व लगा देते हैं, जो कि वो रेफ्रिजरेंट का जो पाथ है, जो फ्लो है रेफ्रिजरेंट का, वो चेंज करके हमारे कंडेंसर से वक्ती तौर पर इवापोरेटर बना दिया जाता है, और इवापोरेटर से वक्ती तौर पर कंडेंसर बना दिया जाता है। ठीक है, सो बहरहाल मैंने वो पूरा साइकिल तो यहाँ पे ड्रा नहीं किया हुआ है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यूँ समझे कि ये आपके पास अब डिस्चार्ज लाइन है इस कंप्रेसर से, जो कि डायरेक्टली इवापोरेटर में गया हुआ है, और ये आपके पास सक्शन लाइन है जो कि कंडेंसर की तरफ से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होगा कि जो कंप्रेसर यहाँ पे कंप्रेशन कर रहा है, जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ये डायरेक्टली इस यूनिट के इंडोर कॉइल में लेके जाएगा। ठीक है, और इंडोर कॉइल के अंदर टेम्परेचर बढ़ के, जो कॉइल के अंदर का टेम्परेचर है वो ज्यादा होके रूम के स्पेस के अंदर अपना हीटर मुंतकिल करेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे रूम के अंदर हमें जो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। फिर ये रेफ्रिजरेंट आगे जाकर कैपिलरी ट्यूब से फिल्टर ड्रायर से कंडेंसर की तरफ आएगा, जो कि इस वक्त इवापोरेटर है। ठीक है, इस वक्त इससे हमने इवापोरेटर बनाया हुआ है, असल में तो ये कंडेंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी लोअर टेम्परेचर पैदा होके ये लोअर टेम्परेचर बाहर से हीट को अपने अंदर खींचेगा। ये बाहर से हीट को अपने अंदर खींचेगा क्योंकि अंदर टेम्परेचर कम है आउटडोर की कॉइल के अंदर, जो कि इस वक्त इवापोरेटर है। यहाँ पे कॉइल का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग में ज़्यादा है, तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है ये अपना हीट ट्रांसफर करके कॉइल के अंदर लेके जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी अगेंस्ट द नेचर ही वर्क हो रहा है। कैसे हो रहा है कि देखिए हमारे पास इंडोर के अंदर यानी रूम के अंदर ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है, फिर भी हम लोअर टेम्परेचर वाली जगह से हीट को खींच रहे हैं इस कॉइल के ज़रिए से, और इसको लाके हम रूम के अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, ये अगेंस्ट द नेचर वर्क है। ऑलरेडी यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब यहाँ पे हीट कम होगा, लेकिन हम इस कम टेम्परेचर वाली जगह से हीट को खींच रहे हैं इस कॉइल के ज़रिए से, और इसको लाके कंप्रेसर के थ्रू हम लेके जा रहे हैं इंडोर के तरफ। यानी हमारा जो रूम है, जो स्पेस है, जिसको हमने गर्म करना है, जिसका टेम्परेचर हमने बढ़ाना है। ठीक है, सो यहाँ पर भी अगेंस्ट द नेचर ही काम हो रहा है। ठीक है, अब आगे स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि चाहे आपको कूलिंग इफेक्ट पैदा करना हो इस रूम के अंदर या हीटिंग इफेक्ट पैदा करना हो, दोनों ही सूरतों में आपको भाई कंप्रेसर को कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा। अब कंप्रेसर को हम क्या देते हैं? कंप्रेसर को हम इलेक्ट्रिसिटी पावर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर देते हुए हम कूलिंग इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है COP से मिलकर। COP का मतलब अब क्या हुआ? COP का मतलब हुआ कि हम कितना अच्छा कूलिंग इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट ले सकते हैं किसी कंप्रेसर के जरिए से कम पावर को कंज्यूम करके। ठीक है, यहाँ पर इस COP का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। The work input is the energy consumed by the compressor
टू सर्कुलेट द रेफ्रिजरेंट एंड अचीव द डिजायर्ड टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए इस कंप्रेसर को हम चलाकर क्या कर लेते हैं, कॉइल के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर्स को हम बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर अपना जो डिजायर्ड आउटपुट है कूलिंग इफेक्ट की सूरत में या हीटिंग इफेक्ट की सूरत में वो हम लेने की कोशिश करते हैं। तो कितना यहाँ पर हमें हीटिंग या कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, उसके लिए हमने कितना पावर इसको देना है, ये दोनों का जो रेशियो है आपके पास बन जाता है COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कितना अच्छा आपका यूनिट चल सकता है आपको फायदा पहुंचाने के लिए, इसके लिए COP को समझना बहुत ही जरूरी है। फर्ज कर लीजिए 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का यूनिट है 12,000 BTU पर आवर, जिसको हम 3.5 किलोवाट भी कह सकते हैं। 3.5 किलोवाट का मतलब है 3,515 वाट। ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट ये हमें दे रहा है, या कूलिंग दे रहा है या हीटिंग दे रहा है, जो भी है, ठीक है ना। लेकिन कितना पावर दे रहा है हमें, 3,515, ठीक है ना। इतना वाट का हमें ये आउटपुट दे रहा है यहाँ पे कूलिंग की सूरत में या हीटिंग की सूरत में। इस पावर को हासिल करने के लिए हम कंप्रेसर को कितना पावर दे रहे हैं, 1,000 वाट्स दे रहे हैं। ठीक है, 1,000 वाट्स किसी मखसूस टाइम के अंदर ये कंज्यूम कर रहा है, तो तभी हमें ये एनर्जी जो है वो मुहैया कर रहा है। अब इसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, COP हमारे साइकिल की क्या हो जाएगी, 3515 डिवाइडेड बाई 1000, और चूंकि ये भी वाट है ये भी वाट है, तो वाट और वाट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे 3,515 डिवाइडेड बाई 1000 अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये 3.515 वाट्स आ जाता है। अब इसका मतलब ये है कि जब हम इस कंप्रेसर से यहाँ पर कूलिंग या हीटिंग इफेक्ट ले रहे हैं तो 1 वाट इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने की नतीजे में ये जो कॉइल है ये हमें 3.515 वाट का आउटपुट देगा। ठीक है ना। इस साइकिल की जो मजमूई COP है वो अब क्या हो जाएगी, वो 3.5, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि इस साइकिल की COP है 3.5, इस साइकिल की COP है 3.5। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम 3.5 वाट्स को अगर हम BTU में कन्वर्ट कर लें, BTU में जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि आप वाट को BTU में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये BTU है ये वाट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाट जो है आप BTU में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से हम यहाँ पर जो 3.5 वाट है हमारे पास, अगर हम इसको BTU में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन 11.994 BTU पर आवर की कैपेसिटी आ जाती है, जिसको हम तकरीबन 12 समझ सकते हैं कि ये 12 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि each 1 watt consumed for every 12 BTU पर आवर, यानी यहाँ पर हर 12 BTU का कूलिंग इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट 1 घंटे के अंदर हासिल करने के लिए हमें इस कंप्रेसर को 1 वाट की पावर देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में। ठीक है, इस कॉइल के अंदर हर 12 BTU को हासिल करने के लिए हमें कंप्रेसर को कितना पावर देना पड़ता है, 1 वाट का पावर देना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं जो COP है ये हमें हमारे फायदे के लिए जो है ना हम इसको कैलकुलेट करते हैं। किसी रेफ्रिजरेटर की COP जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो हमारे लिए ज़्यादा करामद होगा, हमारे लिए फ़ायदा होगा उसमें इकोनॉमी के लिहाज से। क्योंकि आप कूलिंग इफेक्ट लेते हैं किसी यूनिट से या हीटिंग इफेक्ट लेते हैं, उसके लिए आपको कॉस्ट पे करना पड़ता है, और कॉस्ट किस चीज़ की सूरत में पे करना पड़ता है, उसको आपको इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में पे करना पड़ता है। सो ये थोड़ा सा मैंने आपको शॉर्ट टर्म में COP को समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो इससे थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में होगी और उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि COP को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इन्वर्टर, जो DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर टेक्नोलॉजी है और नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजी है, उनमें COP को किस तरह से मॉड्यूलेट किया गया, उनमें COP को किस तरह से बेहतर बनाया गया, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। सो अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।